हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीति शास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे मूल्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू। तो इसके बारे में ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। सामान्य अर्थों में देखें तो मूल्य का संबंध क्या होता है, महत्ता से होता है। महत्ता मतलब किस चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है या फिर किस चीज़ की वर्थ कितनी है, इसका संबंध क्या है, मूल्य से होता है। जिसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है उसका मूल्य भी अधिक होता है, और जिसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस कम होती है उसका मूल्य भी कम होता है। मूल्य क्या होता है? मूल्य वो मानदंड या फिर विश्वास होते हैं जो हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि क्या वांछनीय है, मतलब क्या ज़रूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या सही है और क्या गलत है। तो मूल्य की हमने बात की। अब हम देखेंगे मानवीय मूल्य के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए मानवीय मूल्य किसे कहते हैं, तो ये मनुष्य के गहरे विश्वास होते हैं, मतलब डीप सीटेड बिलीफ होते हैं, जो उसके आचरण और उसके व्यवहार को नियमित करते हैं। जो क्या करते हैं, उसके आचरण और व्यवहार को क्या रेगुलेट या नियमित करते हैं। ये क्या है, एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उसके निर्णयों को और कार्यों को दिशा देते हैं। ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो उसके निर्णयों और कार्यों को दिशा देने का कार्य करते हैं। फिर व्यक्तिपरकता की बात करें तो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये मानवीय मूल्य सही भी हो सकते हैं और गलत भी। क्यों? क्योंकि व्यक्तिपरक होते हैं, लेकिन उस विशेष मनुष्य को तो लगता है कि वो सारे सारे मूल्य सही है। यह उनकी व्यक्तिपरक प्रकृति को दर्शाता है। एक व्यक्ति के लिए जो मूल्यवान है वह दूसरे के लिए जरूरी नहीं है उतना मूल्यवान हो। जैसे ईमानदारी, दयालुता, कड़ी मेहनत, देशभक्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिकता, परिवार के प्रति समर्पण। तो ये ऐसे कुछ मूल्य होते हैं जो मानवीय मूल्य हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये मूल्य के व्यक्ति के परवरिश, संस्कृति, अनुभवों और शिक्षा से आकार लेते हैं। अब हम देखेंगे नैतिक मूल्य के बारे में। ये तो हमने व्यक्तिगत मूल्य देखें या मानवीय मूल्य। अब देखेंगे हम नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़। तो परिभाषा की बात करें तो ये समाज के गहरे आदर्श होते हैं। ये क्या होते हैं, समाज के गहरे आदर्श होते हैं। ये वो सिद्धांत होते हैं जो किसी समाज के द्वारा सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करने के लिए साझा किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये वो सिद्धांत होते हैं जो किसी समाज के द्वारा सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करने के लिए साझा किए जाते हैं। बात करें सामाजिक मानक की, तो इन्हें प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए समाज में रीति रिवाज, परंपराएं, कानून और सामाजिक मानदंड बनाए जाते हैं। सामाजिक मानक किसे कहते हैं, तो सामाजिक मानक वो होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए या फिर जिनको बनाए रखने के लिए समाज में रीति रिवाज, परंपराएं, कानून और सामाजिक मानदंड बनाए जाते हैं। ये समाज के सामूहिक विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्या करते हैं, समाज के सामूहिक विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि हमारे न्याय, सत्यनिष्ठा, समानता, निष्पक्षता, अहिंसा, सम्मान, परोपकारिता, उत्तरदायित्व, ये सभी हमारे नैतिक मूल्य कहलाते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति को क्या है, ये सिखाते हैं कि उसे दूसरों के प्रति और समाज के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या नैतिक मूल्य क्या सिखाते हैं व्यक्ति को, कि उसे दूसरों के प्रति और समाज के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब हम मूल्यों का वर्गीकरण करें तो मूल्यों का वर्गीकरण करते हैं उद्देश्य के आधार पर। यदि मूल्यों का वर्गीकरण करें तो मूल्यों को उनके उद्देश्य और उपयोग के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। क्या? मूल्यों को उनके उद्देश्य और उपयोग के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक मूल्य होता है हमारे साधन मूल्य, दूसरे होते हैं हमारे साध्य मूल्य। पहला आता है हमारे साधन मूल्य, जिन्हें माध्यम मूल्य भी कहते हैं। परिभाषा देखें तो ये वो मूल्य होते हैं जिनका प्रयोग किसी उच्चतर मूल्य या अंतिम लक्ष्य, जिसे कहते हैं साध्य मूल्य, उसको प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है। तो ये वो मूल्य होते हैं जिनका प्रयोग क्या है, किसी उच्चतर मूल्य या फिर अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये स्वयं में अंत नहीं होते, मतलब ये ऐसा नहीं जिनको प्राप्त कर लिया जाए तो अंत हो गया, नहीं, बल्कि किसी और चीज तक पहुंचने का मार्ग होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वयं में अंत नहीं होते बल्कि ये किसी और चीज तक पहुंचने का मार्ग होते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी के लिए अहिंसा साधन थी। क्या? महात्मा गांधी जी के लिए क्या? अहिंसा साधन थी। उनका परम लक्ष्य या साध्य क्या था? सत्य और स्वतंत्रता को प्राप्त करना। महात्मा गांधी जी की बात करें तो उनका परम लक्ष्य क्या था? सत्य और स्वतंत्रता को प्राप्त करना उनका परम लक्ष्य था, और अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन थी। फिर साहस की बात करें तो साहस स्वयं में एक महान गुण होता है। साहस क्या होता है? स्वयं में एक महान गुण होता है, लेकिन इसका उपयोग अक्सर न्याय की प्राप्ति या किसी खतरे का सामना करने जैसे उच्चतर उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्या? अगला आता है हमारा साधन मूल्य, वो आता है धन। धन की बात करें तो धन क्या है? स्वयं में साध्य नहीं है। धन क्या होता है? स्वयं में साध्य नहीं है, बल्कि अधिकतर लोगों के लिए क्या है, धन वास्तव में साध्य नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, आराम और अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है।
क्या, यह अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है धन। कड़ी मेहनत, तो ये हमारी सफलता और व्यक्तिगत विकास जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। कड़ी मेहनत क्या होती है, हमारी सफलता और व्यक्तिगत विकास जैसे जो लक्ष्य होते हैं इनको प्राप्त करने का एक साधन होता है। तो हमने क्या साधन मूल्य देखा, अब देखेंगे हम साध्य मूल्य। क्या, साध्य मूल्य ये क्या होते हैं, हमारे क्या परम मूल्य होते हैं, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होते हैं, अंतर्निहित मूल्य भी इनको कह सकते हैं। तो ये वो मूल्य होते हैं जो अपने आप में वांछनीय होते हैं, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, सभी इनको प्राप्त करना चाहते हैं, न कि किसी अन्य चीज़ को प्राप्त करने के साधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी दूसरी चीज़ या बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये जीवन के परम उद्देश्य या अल्टीमेट एंड्स होते हैं। सभी कार्य अक्सर इनकी प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। जैसे सत्य, सत्य की बात करें तो इसे अक्सर अपने आप में एक मूल्य के रूप में देखा जाता है। सत्य की बात करें तो सत्य को क्या है, अक्सर अपने आप में एक मूल्य के रूप में देखा जाता है। नॉलेज, ये ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त करना अक्सर अपने आप में ही संतोषजनक होता है। क्या, ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है, अपने आप में संतोषजनक होता है, मतलब इससे आप कुछ और प्राप्त नहीं कर सकते। सभी चीज़ों का इस्तेमाल इसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा न्याय मतलब जस्टिस, एक न्यायपूर्ण समाज या न्यायपूर्ण व्यवहार को अक्सर अपने आप में ही अच्छा माना जाता है। क्या, एक न्यायपूर्ण समाज या न्यायपूर्ण व्यवहार को अक्सर अपने आप में क्या अच्छा माना जाता है। जस्टिस की बात करें, फिर आता है कर्तव्य का पालन मतलब फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो कुछ दार्शनिकों के अनुसार कर्तव्य का पालन अपने आप में नैतिक है। क्या होता है, कुछ दार्शनिकों के अनुसार कर्तव्य का पालन क्या होता है, अपने आप में नैतिक है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, डीओंटोलॉजिकल इथिक्स मतलब जैसे कांट का दर्शन शास्त्र उसमें देखने को मिलता है। फिर बात करें मोक्ष की, साल्वेशन की या लिबरेशन की, तो भारतीय दर्शन में मोक्ष को अक्सर मानव जीवन का परम साध्य माना जाता है। क्या, मोक्ष को क्या माना जाता है, मानव जीवन का परम साध्य या अल्टीमेट गोल माना जाता है। इस सुख या खुशी की बात करें तो उपयोगितावादियों के लिए सुख या खुशी अंतिम साध्य मूल्य होता है। क्या, उपयोगितावादियों के लिए क्या होता है, सुख या खुशी क्या होता है, अंतिम साध्य या अल्टीमेट गोल होता है। तो हमने देखा दो तरह के मूल्य देखे दृष्टिकोण के आधार पर कौन कौन से थे, उद्देश्य के आधार पर, एक तो हमारा साधन मूल्य था और एक हमारा साध्य मूल्य। अब हम देखेंगे दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण देखें तो मूल्यों को उनके प्रभाव या समाज में उनकी स्वीकार्यता के आधार पर, क्या, मूल्यों को उनके प्रभाव या समाज में जो उनकी स्वीकार्यता है इसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे एक तो हमारे सकारात्मक मूल्य हैं जिनको प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरे होते हैं हमारे नकारात्मक मूल्य जिनको हतोत्साहित किया जाता है। तो ये सकारात्मक मूल्य क्या होते हैं, तो ये वो मूल्य होते हैं जिन्हें समाज में प्रोत्साहित, सराहा और अपनाया जाता है। तो समाज के द्वारा क्या, जिसको प्रोत्साहित किया जाता है, सराहा जाता है और अपनाया जाता है, तो ये समाज के लिए वांछनीय और लाभकारी माने जाते हैं। ये समाज के लिए क्या, बहुत ज़्यादा जरूरी और समाज के लिए लाभकारी माने जाते हैं। जैसे हमारे सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, साहस, दया, ईमानदारी, सहिष्णुता, तो इन मूल्यों को क्या है, समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है और ये समाज के लिए लाभकारी होते हैं। फिर होते हैं हमारे नकारात्मक मूल्य। तो नकारात्मक मूल्य किसे कहेंगे, तो ये वो मूल्य होते हैं जिन्हें समाज में हतोत्साहित किया जाता है, निंदनीय माना जाता है। यदि इन मूल्यों को कोई अपनाता है तो उसकी निंदा की जाती है और इससे बचने की सलाह दी जाती है। ये समाज के लिए अवांछनीय, हानिकारक माने जाते हैं, ये समाज के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारा असत्य, हिंसा, कायरता, अन्याय, बेईमानी, घृणा, इन सबको हम क्या नकारात्मक मूल्य की श्रेणी में गिनते हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यों की विशेषताओं के बारे में, मूल्य की क्या क्या विशेषताएं, तो उसकी बात करें। मूल्य क्या होते हैं, अक्सर एक आदर्श की तरह होते हैं। मूल्य क्या होते हैं, अक्सर एक आदर्श की तरह होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। मूल्य क्या होते हैं, अक्सर एक आदर्श की तरह होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। वे हमारे दिशा निर्देशक होते हैं। ये क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, दिशा निर्देशक की तरह होते हैं जिन्हें प्राप्त करने का व्यक्ति और समाज प्रयास करते हैं। क्या, इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल इनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सत्यवादी या पूर्णतः न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति क्या पूर्णतः सत्यवादी या पूर्णतः न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन वह इन मूल्यों की ओर लगातार बढ़ने का प्रयास तो कर ही सकता है। कि सत्यवादी और न्यायपूर्ण तो नहीं हो सकता, लेकिन वो सत्यवादी या न्यायपूर्ण होने का प्रयास तो कर ही सकता है। मूल्य क्या हमारे सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। मूल्य क्या होते हैं हमारे सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पश्चिमी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।
वहीं भारतीय समाज में क्या, पारिवारिक मूल्य, सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो हमने देखा एक विशेषता। दूसरी विशेषता आती है हमारी कौन सी, मूल्य आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। क्या मूल्य, क्या आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आत्मनिष्ठ मूल्य का मतलब होता है सब्जेक्टिव मूल्य, तो वे व्यक्तिगत, ये क्या होते हैं, व्यक्तिगत पसंद, भावनाओं और अनुभव पर आधारित होते हैं। ये क्या होते हैं, व्यक्तिगत पसंद, भावनाओं और अनुभव पर आधारित होते हैं। इन्हें अक्सर साधन मूल्यों से जोड़ा जाता है। इन्हें अक्सर क्या है, साधन मूल्य से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो किसी के लिए संगीत का मूल्य बहुत अधिक हो सकता है, तो दूसरे के लिए कोई जरूरी नहीं उतना हो। दूसरा हमारे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मूल्य या वस्तुनिष्ठ मूल्य। तो ऐसे मूल्य होते हैं जिन्हें सार्वभौमिक रूप से सत्य और अच्छा माना जाता है। तो ये ऐसे मूल्य होते हैं जिन्हें क्या होता है, सार्वभौमिक रूप से सत्य या फिर अच्छा माना जाता है, भले ही कोई व्यक्ति इन्हें पसंद करे या ना करे। इन्हें अक्सर साध्य मूल्य से जोड़ा जाता है। जैसे हमारे दार्शनिकों के अनुसार न्याय और सत्य अपने आप में क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ मूल्य होते हैं। तो मूल्य आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। फिर बात करें, मूल्य जन्मजात नहीं होते। मूल्य क्या होते हैं, जन्मजात नहीं होते बल्कि सीखे जाते हैं। व्यक्ति क्या है, विभिन्न सामाजिक अभिकरणों से मूल्य प्राप्त करता है। जैसे परिवार से प्राप्त करें तो परिवार क्या होता है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है मूल्य सृजन का। दूसरा समाज, समाज से हम रीति रिवाज, परंपराएं, सामुदायिक जो मानदंड होते हैं ये प्राप्त करते हैं। शिक्षण संस्थाएं, तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये क्या होते हैं, शिक्षण संस्थाएं होती है जहाँ से मूल्य सीखे जाते हैं। मित्र मंडली, मीडिया, धर्म, ये सब क्या होते हैं, मूल्य निर्माण के केंद्र होते हैं। फिर सभी मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। क्या सभी मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। व्यक्तियों और समाजों के लिए कुछ मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब उनको उच्च प्राथमिकता दी जाती है, और कुछ मूल्य कम महत्वपूर्ण, मतलब उनको निम्न प्राथमिकता दी जाती है। यह मूल्यों का एक सोपान क्रम, यह मूल्यों का सोपान क्रम व्यक्ति या समूह की प्राथमिकता को दर्शाता है कि कौन सा व्यक्ति किस मूल्य को कितनी प्राथमिकता देता है। उदाहरण के लिए देखें तो किसी व्यक्ति के लिए ईमानदारी धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकि किसी और के लिए सुरक्षा स्वतंत्रता से ऊपर हो सकती है। तो वह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस मूल्य को कितना ज़्यादा महत्व देता है। मूल्य क्या है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। वे क्या है, अमूर्त अवधारणाएं जो हमारे विश्वासों, आदर्शों और सिद्धांतों के रूप में मौजूद होती है। तो हमने मूल्यों की विशेषताएं देखी। अब मूल्यों का महत्व देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। तो मूल्य क्या है, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्य क्या होते हैं, व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मूल्य क्या आदर्श के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के जो दैनिक व्यवहार और नैतिक आचरण है इसको सीधे प्रभावित करते हैं। मूल्य क्या करते हैं, आदर्श के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के दैनिक व्यवहार और नैतिक आचरण को सीधे प्रभावित करते हैं। वे मार्गदर्शन करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे क्या मार्गदर्शन करते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब किसी व्यक्ति या संगठन के पास स्पष्ट मूल्य होते हैं, क्या, जब किसी व्यक्ति या संगठन के पास क्या होते हैं, स्पष्ट मूल्य होते हैं, तो वे जटिल परिस्थितियों में भी तेजी से और सुसंगत निर्णय ले सकते हैं। तो वे क्या कर सकते हैं, जटिल परिस्थितियों में भी तेजी से और सुसंगत निर्णय ले पाते हैं। मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव होते हैं। मूल्य क्या होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव होते हैं। वे चरित्र, पहचान और जीवन के उद्देश्य को आकार देते हैं। वे क्या करते हैं, चरित्र, पहचान और जीवन के उद्देश्य को आकार देते हैं। कौन, मूल्य। जो व्यक्ति क्या है, अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार और सुसंगत होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार और सुसंगत होता है, उन्हें समाज में अधिक विश्वसनीय और सम्मानजनक माना जाता है। जब व्यक्ति स्पष्ट मूल्य से निर्देशित होता है, मतलब निर्देश मूल्य से क्या होता है, निर्देशित होता है, मूल्य के अनुसार चलता है, तो वह विभिन्न नैतिक दुविधाओं का सामना करते हुए समय क्या है, सही रास्ता चुनने में सक्षम होता है। भाई कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से क्या है, मूल्यों से निर्देशित होता है, तो वह क्या करता है, विभिन्न नैतिक दुविधाओं का सामना करते हुए समय सही रास्ता चुनने में सक्षम होता है। मूल्य क्या है, कंपास की तरह काम करते हैं। मूल्य क्या करते हैं, कंपास की तरह काम करते हैं, दिशा निर्देशक की तरह काम करते हैं। एक बार जब मूल्य आत्मसात हो जाते हैं, वे जब व्यक्ति मूल्य को आत्मसात कर लेता है, तो वे व्यक्ति के जीवन पर स्थायी और दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। एक बार जब मूल्य के आत्मसात हो जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन पर स्थायी और दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। यद्यपि मूल्य सीखे जाते हैं, यद्यपि क्या मूल्य सीखे जाते हैं, वे व्यक्ति के व्यक्तित्व में इतनी गहराई तक समा जाते हैं कि उन्हें बदलना अक्सर मुश्किल और समय लेने वाला होता है। कि एक बार जब व्यक्ति के दिल में मूल्य बस जाते हैं, तो आसानी से वह उनको बदल नहीं सकता या फिर वो बदलते नहीं हैं। अब बात करते हैं, व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का संकट आता है, मतलब वैल्यू क्राइसिस आती है। तो इसी एक कौन सी परिस्थिति है, बात करें।
परिभाषा देखें मूल्य संकट की, तो मूल्य संकट तब होता है जब समाज के सदस्यों का व्यवहार उन मूल्यों से भटकने लगता है जिन्हें समाज सामूहिक रूप से प्रिय मानता है। तो मूल्य संकट किसे कहते हैं? मूल्य संकट तब होता है जब समाज के सदस्यों का व्यवहार क्या उन मूल्यों से भटकने लगता है जिन्हें समाज क्या सामूहिक रूप से प्रिय मानता है, या फिर जिन्हें आदर्श माना जाता है उनसे वो भटकने लगता है। यह ऐसी स्थिति होती है जब भ्रष्ट आचरण और अनैतिक गतिविधियों को समाज की सामान्य स्वीकृति मिल जाती है। जैसे रिश्वत लेना होता है, जो सभी जगह को पता है रिश्वत लेना बुरा है, लेकिन क्या है, रिश्वत लेने को एक तरह का समाज की संस्कृति मान ली जाती है। तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे भ्रष्ट आचरण और अनैतिक गतिविधियों को समाज की सामान्य रूप से स्वीकृति मिल जाती है, या उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितनी गंभीरता से उम्मीद की जाती है कि गंभीरता से लें। जैसे पुराने समय पे पुराने क्या वर्तमान में भी क्या दलितों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। तो दलित क्या करते हैं कि ये जो भ्रष्ट आचरण हो रहा है उनके साथ अनैतिक गतिविधियाँ होती है तो उसको क्या समाज की स्वीकृति मिल जाती है, दलित भी स्वीकार कर लेते हैं और जो हमारे अन्याय करते हैं ऊपरी उच्च वर्ग के लोग तो उसको भी स्वीकृति मिल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मूल्यों का संकट कहते हैं, जबकि इसका कोई विरोध नहीं करता है, ना तो दलित करते हैं ना ही ऊपरी वर्ग के लोग। उदाहरण के लिए देखिए, भ्रष्टाचार को समाज की सहज स्वीकृति मिलना मूल्यों का संकट का एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है कि यदि कोई नेता भ्रष्टाचार करता है तो उसको कोई आश्चर्य की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि समाज ये मानता है कि नेता तो भ्रष्टाचार करते ही हैं। जब लोग भ्रष्टाचार को सामान्य और आवश्यक मानने लगते हैं तो इसका मतलब है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और न्याय जैसे मूल्यों का शरण या बर्बादी हो गई है। अन्य उदाहरण देखें, जैसे पर्यावरण का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, हिंसा का सामान्यकरण, भाई भतीजावाद और सामाजिक जिम्मेदारी का अभाव भी मूल्य संकट के अन्य उदाहरण हो सकते हैं। तो हमने मूल्य संकट को देखा। अब हम देखेंगे मूल्यों के स्रोत। मूल्य किस प्रकार से व्यक्ति में समाहित होते हैं? तो हमारे 3 प्रकार है, परिवार, समाज और शिक्षण संस्थान। इनके माध्यम से क्या है, व्यक्ति के अंदर मूल्यों का समावेश किया जाता है। अब एक एक करके इनके बारे में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य निर्माण में परिवार का क्या योगदान होता है। क्या मूल्य निर्माण में परिवार का योगदान या परिवार की क्या भूमिका है? परिवार क्या होता है? एक बच्चे के सामाजिकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। परिवार क्या होता है? एक बच्चे के सामाजिकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। यह वह स्थान होता है जहाँ पे बच्चे अपने शुरुआती जीवन, मतलब जीवन के प्रारंभिक और सबसे प्रभावशाली वर्ष बिताते हैं। मतलब शुरुआती जीवन के बारे में बता रहे हैं, जिससे परिवार के द्वारा सिखाए गए मूल्यों का उन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। जो परिवार मूल्य सिखाता है तो उनका प्रभाव जीवन भर रहता है बच्चे के ऊपर। अब हम देखेंगे परिवार की जो केंद्रीय भूमिका है उसके क्या कारण है। पहली बात देखिए, पहली पाठशाला। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से शुरू होती है। क्या होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया परिवार से शुरू होती है, इसलिए परिवार को पहली पाठशाला कहा जाता है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से व्यवहार करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद सबसे पहले यदि वो किसी से व्यवहार करता है तो वह उसके परिवार वाले ही होते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन। उनसे वो बातचीत करता है और दुनिया को समझना सीखता है, और वो भी किसके जरिए? उन्हीं के जरिए। इसलिए पहली पाठशाला परिवार को माना जाता है। प्रारंभिक जीवन का सबसे अधिक समय, तो व्यक्ति अपने प्रारंभिक और सबसे ग्रहणशील वर्षों में परिवार के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। क्या? परिवार के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इस दौरान बच्चे का मस्तिष्क नए विचारों और व्यवहारों को आत्मसात करने के लिए सबसे अधिक खुला होता है। तो प्रारंभिक जीवन का सबसे अधिक समय की बात करें तो व्यक्ति अपने प्रारंभिक और सबसे ग्रहणशील वर्षों में परिवार के साथ सबसे अधिक समय बिताता है, और इस दौरान क्या, बच्चे का जो मस्तिष्क है नए विचारों और व्यवहारों को आत्मसात करने के लिए सबसे अधिक खुला होता है। फिर बात करें हमारे जीवन पर्यंत प्रभाव। तो परिवार के द्वारा सिखाए गए मूल्य, कि परिवार द्वारा सिखाए गए मूल्यों का प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। ये मूल्य क्या, व्यक्ति के भविष्य के निर्णयों, संबंधों और विश्व दृष्टि के लिए रखते हैं। कि जो मूल्य सीखे हैं हमने परिवार से, ये मूल्य क्या करते हैं, व्यक्ति के भविष्य के निर्णयों, संबंधों और विश्व दृष्टि की नींव बनते हैं। तो माता की भूमिका की बात करें तो मूल्य निर्माण में परिवार का एक विशेष योगदान होता है, और इसी कारण माता को अक्सर हम क्या बोलते हैं, पहली शिक्षिका, फर्स्ट टीचर किसे माना जाता है? व्यक्ति की माता को। तो पहली शिक्षिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे बच्चों में भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। कौन? माता। फिर विश्वास का उच्च स्तर। तो व्यक्ति का विश्वास अपने परिवार का पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए परिवार द्वारा सिखाए गए संदेश, मूल्य अधिक प्रभावी ढंग से क्या, आत्मसात होते हैं।
अब हम देखेंगे मूल्य निर्माण के लिए परिवार के द्वारा कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं, तो उनकी बात करें। तो परिवार विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से बच्चों में मूल्यों का संचार करता है। परिवार क्या करता है, बहुत सारे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीकों से बच्चों में मूल्य का संचार करता है। जैसे पहले आते लालन पालन की विधियाँ। तो माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करते हैं, यह उनके मूल्य निर्माण को प्रभावित करता है। जैसे अत्यधिक डांट। क्या अत्यधिक डांट की बात करें तो बच्चों में आज्ञाकारिता, अनुशासन, लेकिन कभी कभी भय और आत्मविश्वास की कमी भी विकसित कर सकता है अत्यधिक डांटना। फिर अत्यधिक लाड प्यार। तो आत्मनियंत्रण की कमी और अधिकार के प्रति अनादर विकसित कर सकता है, कि जैसे माता पिता के प्रति भी अनादर कर सकता है अत्यधिक लाड प्यार करना, और आत्मनियंत्रण की कमी भी आती है इससे। तो दोनों में नहीं होना चाहिए, मतलब अत्यधिक डांट भी नहीं होनी चाहिए तो अत्यधिक लाड प्यार भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, संतुलित लाड प्यार और अनुशासन। इससे क्या होगा, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों के आंतरिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। फिर परिवार में रोल मॉडल की बात करें तो बच्चे अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्यों को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। वे उनके व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों का अवलोकन करते हैं। उनके मूल्य को आंतरिक रूप से सीखते हैं। जो उनके मूल्य होते हैं उनको क्या गहनता से सीखते हैं। क्यों, क्योंकि ये होती है हमारी अवलोकनात्मक शिक्षा, मतलब देख देख के ली जाने वाली शिक्षा। किससे ली जाती है, माता पिता, बड़े भाई बहन, दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्य से। क्यों, क्योंकि बच्चा इनको क्या रोल मॉडल मानता है। तो पुरस्कार और दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो परिवार में सकारात्मक कार्य जैसे हमारे सच बोलना, साझा करना चाहिए, इनके लिए पुरस्कार मतलब प्रशंसा और स्नेह, और नकारात्मक कार्य जैसे हमारे झूठ बोलना, झगड़ना, इनके लिए दंड, दंड का मतलब फटकार लगाई जाती है, उनके सीमित विशेषाधिकार कर दिए जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि अच्छे काम, सकारात्मक कार्यों के लिए क्या पुरस्कार और नकारात्मक कार्यों के लिए दंड दिया जाता है। तो ये व्यवहार को क्या वांछित मूल्यों के अनुरूप ढालने में मदद करता है। बच्चा सीखता है कि कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने। फिर आता है प्रेक्षण से सीखना। प्रेक्षण से सीखना की बात करें तो बच्चे परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं और उनका अनुकरण करके मूल्य सीखते हैं। फिर देखते हैं कि परिवार के सदस्य तनाव में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जब परिवार में तनाव आता है तो परिवार के सदस्य ऐसे तनाव के माहौल में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों से कैसे बातचीत करते हैं और नैतिक दुविधाओं को कैसे सुलझाते हैं। तो बच्चे इनसे सीखते हैं। प्रेक्षण, शिक्षाएं और कहानियाँ। तो दादा दादी, माता पिता आदि विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, लोक कथाएं और धार्मिक कथाएं सुनाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से विशिष्ट प्रकार की नैतिक शिक्षाएं, मूल्यों जैसे हमारी ईमानदारी, दया, न्याय और सामाजिक मानदंडों को बच्चों तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से, शिक्षा और कहानियों के माध्यम से। फिर सामाजिक प्रभाव की बात करें तो रिश्तेदार और पड़ोसी भी क्या परिवार के संपर्क में आते रहते हैं। समय समय पर क्या रिश्तेदार और पड़ोसी क्या होते हैं, परिवार के संपर्क में होते हैं और उनके साथ बातचीत और संबंधों के माध्यम से वे बच्चों के मूल्य निर्माण में योगदान करते हैं। बच्चे क्या इन सामाजिक अंतक्रियाओं से सीखते हैं कि समाज में क्या स्वीकार्य है और क्या चीज़ स्वीकार्य नहीं है। बच्चे किनसे सीखते हैं, सामाजिक प्रभाव अपने पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से। फिर परिवार में रीति रिवाज। तो परिवार में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं और समारोहों का पालन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवार में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं और समारोहों का पालन किया जाता है। जैसे हमारे त्यौहार मनाना, बड़ों के पाँव छूना, एक साथ भोजन करना। तो ये रीति रिवाज क्या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। तो वही बात करें, त्यौहार मनाने से क्या होता है, त्यौहार मनाने से क्या होता है, जो हमारे क्या सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को सिखाते हैं। त्यौहार क्या करते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को सिखाते हैं। बड़ों को पाँव छूना क्या सिखाता है, सम्मान करना सिखाता है। और एक साथ भोजन करना क्या सिखाता है, एकता और बंधन, ये चीज़ सिखाते हैं। तो ये हमारे परिवार में रीति रिवाज सिखाते हैं। फिर संयुक्त परिवार की बात करें, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें तो संयुक्त परिवार की संरचना विशेष रूप से सहयोग करने की भावना, साझा करने का भाव, सम्मान, धैर्य, समायोजन जैसे मूल्य को बढ़ावा देती है। जो संयुक्त परिवार है वो क्या क्या बच्चे के अंदर कौन कौन से मूल्य डालती है कि एक तो सहयोग करने की भावना, साझा करने का भाव, सम्मान, धैर्य, समायोजन जैसे मूल्य को बढ़ावा देती है। क्यों, क्योंकि सदस्यों को एक बड़े समूह में मिलकर रहना होता है। सदस्यों को क्या होता है, एक बड़े समूह में मिलकर रहना होता है। अब हम बात करेंगे परिवार में से सीखे जाने वाले कौन कौन से विशिष्ट मूल्य होते हैं। क्या परिवार से सीखे जाने वाले विशिष्ट मूल्यों की बात करें तो विभिन्न पारिवारिक सदस्यों से सीखे जाने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। जैसे माता से कौन कौन से मूल्य सीखे जा सकते हैं, जैसे ममता, दया, धैर्य, प्यार, देखभाल, बड़ों का आदर करना, निस्वार्थता, सहिष्णुता, टॉलरेंस।
तो इस तरह के जो मूल्य होते हैं ये माता से कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति क्यों सीखेगा? जो बच्चा है माता से कौन कौन से मूल्य सीखता है? ममता, दया, धैर्य, प्यार, देखभाल, बड़ों का आदर, निस्वार्थता, सहिष्णुता, तो ऐसे मूल्य माता से सीखते हैं बच्चे। पिता से कौन कौन से मूल्य सीखे जाते हैं? पिता से मूल्य सीखने की बात करें तो अनुशासन, निडरता, साहस, आत्मनिर्भरता, संघर्ष, नेतृत्व, सामाजिकता, उत्तरदायित्व का निर्वहन, प्रबंधन, तो ये कुछ मूल्य होते हैं जो पिता से सीखे जाते हैं। फिर भाई बहन से सीखे जाने वाले मूल्य, तो भाई बहन से हम सहयोग की भावना, साझा करने का भाव, बंधुत्व, प्रतिस्पर्धा, बातचीत करना, विवाद सुलझाना, तो ये कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो भाई बहन से सीखे जाते हैं। फिर दादा दादी से सीखे जाने वाले मूल्य, तो ये हमारा आध्यात्मिकता, धार्मिकता, चरित्र निर्माण, महापुरुषों के जीवन की शिक्षाएं, नैतिकता, परंपराओं का ज्ञान, कहानियों के माध्यम से ज्ञान, तो ये हमारे कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो दादा दादी से सीखे जाते हैं। तो ये हमने कुछ मूल्य देखे जो हम परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। अब बात करेंगे परिवार के द्वारा जो मूल्य सिखाए जाते हैं, तो उसमें मूल्य निर्माण में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन से हैं? तो मूल्य निर्माण की समस्याओं के बारे में बातचीत करें तो परिवार में मूल्य निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। पहली चुनौती की बात करें तो परिवार के द्वारा प्रतिगामी मूल्यों का सिखाया जाना, मतलब परिवार में हमेशा सकारात्मक मूल्य ही नहीं सिखाए जाते, बल्कि कुछ परिवार अनजाने में या फिर जानबूझ के प्रतिगामी या फिर रिग्रेसिव मूल्य होते हैं वो सिखा देते हैं, मतलब पीछे करने वाले मूल्य, ये खराब मूल्य सिखा देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, संकीर्णता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, लिंग भेद, ये ऐसे कुछ मूल्य होते हैं जो परिवार कभी कभी गलती से सिखा देता है या फिर जानबूझ के भी सिखा देता है। ये क्या करते हैं? समाज के लिए हानिकारक होते हैं। यदि बच्चे के अंदर ये वाले मूल्य इनकलकेट ये शामिल हो जाएं तो ये समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब बात करें मूल्यों में टकराव। बात करें परिवार के विभिन्न सदस्यों के द्वारा अलग अलग मूल्य सिखाए जा सकते हैं, जिससे बच्चे के मन में मूल्यों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या परिवार के विभिन्न सदस्यों के द्वारा अलग अलग मूल्य सिखाए जा सकते हैं, जिससे क्या हो बच्चे के मन में मूल्यों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के रूप में देखें तो माता पिता में से एक ईमानदारी पर जोर देता है तो दूसरा सफलता के लिए कुछ अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करे तो उसको भी कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ईमानदारी के लिए कहता है और एक बेईमानी के लिए कहता है। बेईमानी तो साफ साफ नहीं कहेगा, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए यदि अनुचित साधनों का उपयोग किया जाए तो उसको भी गलत नहीं बताता। दादा दादी पारंपरिक मूल्यों पर जोर देते हैं जबकि माता पिता आधुनिक मूल्यों पर जोर देते हैं। ये बच्चे को भ्रमित कर सकता है कि कौन से मूल्य का पालन किया जाए। क्या बच्चे को भ्रमित कर सकता है कि कौन से मूल्य का पालन किया जाए और किसको नहीं किया जाए। कुल मिला के परिवार मूल्य निर्माण एक शक्तिशाली केंद्र है, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया भी है जहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इस तरह हमने मूल्य निर्माण के बारे में देखा परिवार के माध्यम से। अब हम देखेंगे मूल्य निर्माण में जो शिक्षण संस्थान है उनकी क्या भूमिका है। तो शिक्षण संस्थान परिवार के बाद में सामाजिकरण और मूल्य निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण और औपचारिक संस्थाएं मानी जाती है। क्या शिक्षण संस्थान हमारे परिवार के बाद में सामाजिकरण और मूल्य निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण और औपचारिक संस्थाएं मानी जाती है, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती बल्कि व्यक्तियों के चरित्र और नैतिक सोच को भी आकार देती है। जो हमारी शिक्षण संस्थाएं क्या करती है? केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती बल्कि व्यक्तियों के चरित्र और नैतिक सोच को भी आकार देती है। अब हम देखेंगे शिक्षण संस्थानों की केंद्रीय भूमिका, जो व्यक्ति के मूल्य निर्माण में शिक्षण संस्थानों की कौन सी भूमिका बात करें। तो औपचारिक समाजीकरण की शुरुआत, तो परिवार में अनौपचारिक समाजीकरण के बाद औपचारिक समाजीकरण की प्रक्रिया हमारे शिक्षण संस्थानों से शुरू होती है, जहाँ बच्चे के एक संरचित वातावरण में नियमों, सहयोग और व्यापक सामाजिक मानदंडों को सीखते हैं। जहाँ क्या करते हैं बच्चे एक संरचित वातावरण में नियमों, सहयोग और व्यापक सामाजिक मानदंड को सीखते हैं। दूसरा आता है नकारात्मक मूल्यों को दूर करना। तो शिक्षण संस्थानों का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ये होता है कि वे परिवार और समाज में सिखाए जाने वाले नकारात्मक मूल्य जैसे हमारा जातिवाद, अंधविश्वास, लिंग भेदभाव, इनको दूर करें। ये शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। वे आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके इन पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं। शिक्षण संस्थान क्या करते हैं? आलोचनात्मक सोच को विकसित करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके इन पूर्वाग्रहों को चुनौती देने का कार्य करते हैं। वे सकारात्मक मूल्यों का संचार, तो शिक्षण संस्थान कुछ ऐसे सकारात्मक मूल्यों को सिखाते हैं जो हमारे परिवार या समाज में शायद उपलब्धि न हो या जिन्हें औपचारिक रूप से सिखाने की आवश्यकता हो, तो ऐसे मूल्यों को सिखाते हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक सोच और तार्किकता, तो ये हमारे अंधविश्वास की बजाय प्रमाण आधारित सोच को बढ़ावा देती है। संवैधानिक मूल्य मतलब हमारे जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, ये वो मूल्य हैं जो सकारात्मक मूल्य हैं
जो शिक्षण संस्थान बच्चों में डालने के प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य जैसे हमारे सहभागिता, सहिष्णुता, वाद विवाद, बहुमत का सम्मान। राजनीतिक मूल्य जैसे हमारे नागरिक जिम्मेदारी, सार्वजनिक सेवा। व्यावसायिक मूल्य जैसे हमारे व्यावसायिक नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ग्राहक सेवा। पेशेवर मूल्य मतलब कर्तव्यनिष्ठा, गोपनीयता, ईमानदारी। तो ये कुछ ऐसे मूल्य हैं जो शिक्षण संस्थाएं बच्चों में डालने का प्रयास करती हैं, जैसे वैज्ञानिक सोच और तार्किकता, संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, पेशेवर मूल्य। तो ये मूल्य शिक्षण संस्थाएं बच्चों में डालने का प्रयास करती है। फिर प्राथमिक शिक्षा का महत्व। प्राथमिक शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे का मन सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं और मूल्य निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इस अवस्था में आत्मसात किए गए मूल्य कैसे होते हैं? दीर्घकालिक होते हैं, लंबे समय तक बच्चे के मन में समाये हुए रहते हैं, जो उस समय मूल्य बनते हैं। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक बच्चे के लिए एक रोल मॉडल या आदर्श के रूप में काम करते हैं। बच्चे क्या शिक्षकों के व्यवहार, सिद्धांतों और कार्यप्रणाली का अनुकरण करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? शिक्षकों के व्यवहार, सिद्धांतों और कार्यप्रणाली का अनुकरण करते हैं इसके दौरान। फिर सत्ता और अधिकार। तो शिक्षण संस्थान के पास सत्ता या अधिकार होता है जिससे मूल्य निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित और निर्देशित किया जा सकता है। वे क्या पाठ्यक्रम, नियम और गतिविधियों के माध्यम से मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन? शिक्षण संस्थान। तो ये हमने मूल्य शिक्षण संस्थान की भूमिका देखी। अब हम देखेंगे मूल्य निर्माण में शिक्षण संस्थान कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं। तो शिक्षण संस्थान विभिन्न प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीकों से मूल्यों का संचार करते हैं। जैसे एक तरीका हमारे पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम की बात करें तो पाठ्यक्रम में कुछ विशिष्ट विषय जैसे हमारे संविधान, नैतिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, इनको जोड़ा जा सकता है। कि पाठ्यक्रम में कुछ विशिष्ट विषयों को जोड़ा जा सकता है जिससे मूल्यों का निर्माण हो सके। विषय वस्तु के माध्यम से तार्किक सोच, इतिहास के सबक और नैतिक सिद्धांतों को सिखाया जाता है। क्या? हमारे विषय वस्तु के माध्यम से तार्किक सोच और इतिहास के सबक, नैतिक सिद्धांतों को सिखाया जाता है। दूसरा तरीका हमारे क्या? शिक्षा के लिए उपयोग में ली जाने वाले उपकरण मतलब शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, मल्टीमीडिया और शैक्षणिक खेल, ये हमारे मूल्यों को सीखने में मदद कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जैसे मल्टीमीडिया, पाठ्य पुस्तकें, सहायक सामग्रियाँ, शैक्षिक खेल, ये सब क्या कर सकते हैं? मूल्यों को सीखने में मदद कर सकते हैं। तो शिक्षा में उपयोग ली जाने वाले उपकरण है। फिर हमारे एजुकेशनल टूर्स, शैक्षिक भ्रमण। तो ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों या फिर सामाजिक कार्यों से संबंधित स्थानों के शैक्षिक भ्रमण छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, इतिहास और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जानने में मदद करते हैं, जिससे उनके मूल्यों का विकास होता है। क्या? शैक्षिक भ्रमण की बात करें तो ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालयों और सामाजिक कार्यों से संबंधित स्थानों के शैक्षिक भ्रमण छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, इतिहास और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में जानने में मदद करते हैं, जिससे उनके मूल्यों का विकास होता है। फिर वाद विवाद और चर्चाएं, नाटक। वाद विवाद, चर्चाएं, नाटक की बात करें तो ये गतिविधियां छात्रों को महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने और नैतिक दुविधाओं को सुलझाने का अवसर देती है। कौन? वाद विवाद, चर्चाएं और नाटक। फिर पुरस्कार और दंड की बात करें तो स्कूल में अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है और बुरे व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। अच्छे व्यवहार मतलब जैसे ईमानदारी, अनुशासन के लिए तो पुरस्कार होता है और बुरे व्यवहार के लिए क्या? दंड दिया जाता है, ताकि छात्रों को वांछित मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कि छात्र क्या है? नकारात्मक मूल्य ना सीखे, सकारात्मक मूल्य सीखे। क्योंकि सकारात्मक मूल्यों के लिए क्या किया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। फिर सहपाठियों का अवलोकन, प्रतियोगिता, तुलनात्मक अध्ययन। तो बात करें छात्र क्या करते हैं? अपने सहपाठियों के व्यवहार से सीखते हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्या करते हैं? विभिन्न संस्कृतियों या फिर दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी समझ और मूल्यों को विकसित करते हैं। अगला आता तरीका हमारे महापुरुषों से संबंधित प्रमुख दिवसों को मनाना। तो जयंती, पुण्यतिथि जैसे दिवसों पर महापुरुषों के जीवन और उनके सिद्धांतों पर चर्चा करना, उनके मूल्यों जैसे हमारे त्याग, नेतृत्व, न्याय, इनको छात्रों तक पहुंचाया जाता है। तो ये कौन पहुंचाते हैं? हमारे शिक्षण संस्थान। तो महापुरुषों की बात करें तो महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि पर क्या करते हैं? महापुरुषों के जीवन और उनके सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है, जिससे उनके जो मूल्य होते हैं, जैसे उनके त्याग, नेतृत्व और न्याय के जो मूल्य होते हैं, वो छात्रों तक पहुंचाए जाते हैं। फिर टीम भावना से कार्य करना। तो खेलकूद, परियोजना कार्य और समूह गतिविधियों के माध्यम से, कि खेलकूद, परियोजना कार्य और समूह गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में टीम भावना, सहयोग, नेतृत्व और जिम्मेदारी जैसे मूल्य विकसित होते हैं।
क्या क्या होते हैं? छात्रों में टीम भावना, सहयोग, नेतृत्व और जिम्मेदारी जैसे मूल्य होते हैं, ये विकसित होते हैं। किसके माध्यम से? टीम के माध्यम से। फिर शिक्षक का व्यवहार, तो शिक्षक का अपना आचरण, ईमानदारी, निष्पक्षता और सहानुभूति छात्रों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करते हैं और उनके मूल्यों को आकार देते हैं। समाज के सभी वर्गों के साथ एक साथ शिक्षा दी जाती है, मतलब जितने भी वर्ग के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको एक ही जगह बैठाकर शिक्षा दी जाती है। तो स्कूलों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र एक साथ पढ़ते हैं, जिससे उनमें समानता, सहिष्णुता और विविधता का सम्मान, पूर्वाग्रहों को दूर करने जैसे मूल्य विकसित होते हैं। तो ये हमने देखा कुछ टूल्स तरीके हैं तो शिक्षण संस्थान क्या करते हैं, बच्चों के अंदर मूल्य इंकलकेट करने के लिए प्रयास को शामिल करते हैं। जैसे हमारा एनसीसी, एनएसएस कैंप, स्काउट्स को आयोजित करना। तो ये गतिविधियाँ क्या है? छात्रों में अनुशासन, राष्ट्रवाद, सामाजिक सेवा, नेतृत्व, टीम भावना और शारीरिक फिटनेस जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है। तो हम इनको एक बार वापस देख लें। जो शिक्षण संस्थान कौन कौन से विधियों के माध्यम से मूल्य निर्माण करते हैं, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण, शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद, चर्चाएं, नाटक, पुरस्कार और दंड, सहपाठियों का अवलोकन, प्रतियोगिता, तुलनात्मक अध्ययन, महापुरुषों से संबंधित प्रमुख दिवसों को मनाना, टीम भावना से कार्य करना, शिक्षा का व्यवहार, समाज के सभी वर्गों के साथ एक साथ शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस कैंप, स्काउट्स को आयोजित करना, ये कुछ विधियाँ हैं। अब हम देखेंगे मूल्य निर्माण में समस्याएं, मतलब शिक्षण संस्थाओं के द्वारा जो मूल्य निर्माण किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षण संस्थान मूल्य निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनको भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। पहले आती है हमारी शिक्षा मूल्य आधारित न होकर परिणाम आधारित हो गई है। आज की शिक्षा की बात करें तो आज की शिक्षा कैसी हो गई है? मूल्य आधारित नहीं है, बल्कि कैसी? परिणाम आधारित हो गई है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अक्सर परिणाम केंद्रित है, मतलब आउटकम बेस्ड है, जहाँ अंक, ग्रेड और डिग्री प्राप्त करना सबसे ज़्यादा बड़ा मुख्य लक्ष्य है। क्या मुख्य लक्ष्य? क्या? अंक, ग्रेड और डिग्री प्राप्त करना है। मूल्य निर्माण अक्सर क्या गौण हो जाता है, मूल्य निर्माण को इसमें छोटा माना जाता है, कम माना जाता है, कमतर माना जाता है। फिर रटने पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। शिक्षा प्रणाली में रटने पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जिससे आलोचनात्मक सोच, नैतिक तर्क और मूल्यों के आंतरिकरण का विकास बाधित होता है। क्या होता है कि शिक्षा प्रणाली में क्या रटने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिससे आलोचनात्मक सोच, नैतिक तर्क और मूल्यों के आंतरिकरण का विकास बाधित होता है। फिर उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च शिक्षा का तेजी से व्यवसायीकरण हो रहा है। जो उच्च शिक्षा है उसका सबसे तेजी से क्या हो रहा है? व्यवसायीकरण हो रहा है। शिक्षण संस्थान अब केवल व्यवसायिक कौशल और रोजगार योग्य डिग्रियां प्रदान करने पर केंद्रित है। शिक्षण संस्थान क्या है? अब केवल व्यवसायिक कौशल और रोजगार योग्य जो डिग्रियां होती हैं वो देने पर केंद्रित है कि डिग्रियां दे दी जाए बच्चों को, बल्कि हमारे नैतिक विकास पे कम ही ध्यान दिया जाता है। शिक्षण संस्थानों में नैतिक विकास पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। फिर रोजगार, शिक्षा क्या रोजगार प्राप्त करने का साधन मात्र रह गया है, मतलब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अब केवल रोजगार प्राप्त करना, मतलब जॉब ओरिएंटेड रह गया है, न कि एक समग्र व्यक्ति का विकास निर्माण करना या नैतिक नागरिक तैयार करना, ये नहीं है। फिर शिक्षा का प्रसार सीमित है। भारत जैसे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार अभी भी सीमित है, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। इससे बड़ी आबादी क्या औपचारिक मूल्य निर्माण के अवसरों से वंचित रह जाती है, क्योंकि गांव क्षेत्र में जो रहती है बड़ी आबादी, तो ये क्या होती है? औपचारिक मूल्य निर्माण के अवसरों से वंचित रह जाती है। फिर बात करें परिवार और समाज के से प्राप्त नकारात्मक मूल्य दूर नहीं हो पाते। परिवार और समाज से प्राप्त जो नकारात्मक मूल्य होते हैं दूर नहीं हो पाते, तो यह एक बड़ी चुनौती है। परिवार और समाज से प्राप्त जो नकारात्मक मूल्य हैं, जैसे हमारे जातिवाद, लिंग भेदभाव, ये अक्सर इतने गहरे होते हैं कि शिक्षण संस्थान इन्हें पूरी तरह से दूर करने में असमर्थ रहते हैं। खासकर जब स्कूली शिक्षा के बाद बच्चा उसी सामाजिक वातावरण में वापस लौट आता है, तो जो नकारात्मक मूल्य परिवार से मिले हैं उनको परमानेंट दूर करने में शिक्षण संस्थान समर्थ नहीं हो पाते हैं। फिर शिक्षकों का व्यवहार खुद का आदर्श भी नहीं है, न तो जो टीचर्स हैं उनका व्यवहार भी आदर्श नहीं रहा है। सभी शिक्षक आदर्श रोल मॉडल नहीं होते हैं। कुछ शिक्षकों का अपना व्यवहार, जैसे पक्षपात, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, छात्रों में नकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा दे सकता है। तो इस तरह हमने देखा जो शिक्षण संस्थान है उसमें मूल्यों में गिरावट आ रही है, क्यों? तो मूल्यों के निर्माण में समस्याएं एक बार वापस देख लें। शिक्षा मूल्य आधारित न होकर परिणाम आधारित रह गई है। रटने पर अधिक जोर दिया जाता है। उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा रोजगार प्राप्त करने का साधन मात्र रह गया है।
शिक्षा का प्रसार सीमित है, परिवार और समाज से प्राप्त जो नकारात्मक मूल्य है वो दूर नहीं हो पाते, शिक्षकों का व्यवहार आदर्श नहीं है। अब हम देखेंगे पारिवारिक और शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा सिखाए जाने वाले विरोधाभासी मूल्य, मतलब परिवार कुछ और सिखाता है और जो हमारे शिक्षण संस्थान कुछ और सिखाते हैं, उनके बारे में देखें दोनों में अंतर। ये हमारे परिवार के द्वारा सिखाए जाने वाले और शैक्षणिक संस्थान के द्वारा सिखाए जाने वाले। पहला आता जातिवाद। परिवार अक्सर क्या है, बच्चे को अपनी जाति पहचान, उससे जुड़े हुए सामाजिक पदानुक्रम के बारे में सिखाते हैं, जिससे जातिगत पूर्वाग्रह विकसित हो सकते हैं। सामाजिक समानता मतलब सोशल इक्वलिटी। तो शिक्षण संस्थान क्या संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों पर अधिक आधारित शिक्षा देते हैं, जहाँ सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग इनके बावजूद समान माना जाता है कि ये सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको समान माना जाए। ये छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो कुछ परिवारों में अभी भी छुआछूत या जाति, धर्म, लिंग इनके आधार पर भेदभाव की प्रथाएं और विचार सिखाए जाते हैं। दूसरा आता है हमारे क्या शैक्षणिक संस्थान की, तो वे कैसे दूर करते हैं सामाजिक समानता। तो शिक्षण संस्थान एक समावेशी वातावरण प्रदान करके बच्चों को सिखाते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव गलत है। क्या सभी मनुष्य समान और किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो वो गलत होता है। फिर धार्मिकता की बात करें तो परिवार क्या है, अक्सर बच्चे को अपनी विशिष्ट धार्मिक परंपराओं, अनुष्ठानों और विश्वासों से परिचित कराते हैं। क्या करते हैं परिवार, क्या करते हैं अक्सर बच्चे को अपनी विशिष्ट धार्मिक परंपराओं, अनुष्ठानों और विश्वासों से परिचित कराते हैं, जिससे गहरी धार्मिक आस्था विकसित होती है। और ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये संकीर्ण धार्मिकता और कट्टरता का रूप भी ले लेती है। जो धार्मिकता वो कैसी, संकीर्ण धार्मिकता और कट्टरता का रूप भी ले लेती है। फिर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो शिक्षण संस्थान सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता सिखाते हैं। वे बच्चों को ये सिखाते हैं कि किसी एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, राज्य का कोई विशेष धर्म भी नहीं होता है। तो ये हम देख रहे हैं परिवार के द्वारा कुछ और सिखाया जाता है और शिक्षण संस्थान के द्वारा कुछ और सिखाया जाता है, तो उनमें विरोधाभास है, तो वो उनके आधार देख रहे हैं। जैसे हमारा आडंबर और अंधविश्वास। कुछ परिवारों में आडंबर पूर्ण धार्मिक प्रथाओं और अंधविश्वासों को सिखाया जाता है या फिर बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ तर्क की बजाय परंपरा या भय पर अधिक जोर दिया जाता है। जबकि हमारे शिक्षण संस्थानों की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता। तो शिक्षण संस्थान बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करते हैं, जहाँ वे हर बात पर तर्क करें, प्रश्न करें और अंधविश्वासों को चुनौती दें, इस बात पर जोर दिया जाता है। फिर परिवार की बात करें तो अंधी आज्ञाकारिता। तो कुछ परिवारों में बच्चों से बड़ों की अंधी आज्ञाकारिता की अपेक्षा की जाती है, जहाँ सवाल पूछना या स्वतंत्र विचार रखना हतोत्साहित किया जाता है, मतलब इन विचारों को हतोत्साहित या गिराने का प्रयास किया जाता है। जबकि हमारे शिक्षण संस्थानों की बात करें तो तार्किकता पर आधारित आज्ञाकारिता पे जोर देते हैं। क्या तार्किकता पर आधारित आज्ञाकारिता पे जोर देते हैं। शिक्षण संस्थान बच्चों को नियमों और सिद्धांतों का पालन करना सिखाते हैं, लेकिन साथ में उन्हें कारण जानने, प्रश्न करने, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे तर्क के आधार पर निर्णय की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं, तर्क के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं। फिर जाति आधारित व्यवसाय तो बात करें, कुछ परिवारों में बच्चों को उनकी जाति के आधार पर पारंपरिक व्यवसायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पैतृक व्यवसाय में लगे रहे। बात करें शिक्षण संस्थान क्या कहता है कि योग्यता पर आधारित व्यवसाय होना चाहिए। इस शिक्षण संस्थान बच्चों को ये सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपनी योग्यता, कौशल और रुचि के आधार पर कोई भी पैसा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न कि जन्म और जाति के आधार पर। तो योग्यता आधार पर व्यवसाय होना चाहिए। फिर पुरुष प्रधानता। परिवार में अक्सर पुरुष प्रधानता और लिंग भूमिकाओं को सिखाया जाता है, जहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम और अपेक्षाएं होती है और पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। जबकि शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो स्त्री पुरुष समानता होती है। शिक्षण संस्थान बच्चों को ये सिखाते हैं कि सभी लिंग समान है और उन्हें समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह हमने शिक्षण संस्थाओं की जो मूल्य निर्माण में योगदान देखा। अब हम देखेंगे मूल्य निर्माण में समाज की क्या भूमिका है। समाज की भूमिका के बारे में देखें। हमारे समाज क्या है, व्यक्ति का एक बड़ा समूह है जो हमारे साझा संस्कृति, मानदंड और संस्थाओं से बंधा होता है। यह क्या है, व्यक्ति के मूल्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर हमारे किशोरावस्था और वयस्कता के दौरान। अब हम देखेंगे समाज की केंद्रीय भूमिका के कारण।
कि समाज को केंद्रीय भूमिका के रूप में क्यों माना जाता है मूल्य निर्माण में। पहला कारण आता है इसमें दूसरे समाजीकरण की प्रक्रिया। परिवार में प्राथमिक समाजीकरण और शिक्षण संस्थाओं में औपचारिक समाजीकरण किया जाता है। पहला समाजीकरण तो हमारे परिवार में और औपचारिक समाजीकरण हमारे शिक्षण संस्थाओं में होता है। समाज क्या करता है, दूसरे समाजीकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है। फिर समाज के संपर्क में आना, तो आमतौर पर 8 से 10 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति क्या परिवार और स्कूल के दायरे से बाहर निकलकर बड़े समाज के संपर्क में आ जाता है। फिर मित्र मंडली का अत्यधिक असर, प्रारंभिक वर्षों में किशोरावस्था और युवावस्था की बात करते हैं, मित्र मंडली का असर सबसे ज़्यादा होता है प्रारंभिक वर्षों में। मतलब हम जो किशोरावस्था और युवावस्था की बात करें तो इसमें हमारे मित्र मंडली का असर सबसे ज़्यादा होता है। दोस्त अपने समूह के मानदंडों और मूल्य के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार और विश्वास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्त क्या करते हैं, अपने समूह के मानदंडों और मूल्य के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार और विश्वास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फिर विविध प्रकार के मूल्यों को सीखना, तो समाज से व्यक्ति विविध प्रकार के मूल्यों को सीखता है जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक हो सकते हैं। विविध प्रकार के मूल्यों को सीखने की बात करें तो समाज से व्यक्ति क्या विविध प्रकार के मूल्यों को सीखता है जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और आलोचना से बचना, क्या सामाजिक प्रतिष्ठा और आलोचना से बचने की बात करें तो व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने और सामाजिक आलोचना से बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने और सामाजिक आलोचना से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यों को सीखता है, उनका पालन करता है। समाज के द्वारा स्थापित मानदंड, अपेक्षाएं उनके व्यवहार को विनियमित करती है। कि समाज के द्वारा स्थापित मानदंड और अपेक्षाएं क्या करती है, उसके व्यवहार को विनियमित या नियमित करती है। फिर सामाजिक सहयोग सीखना, व्यक्ति क्या समाज में रहते हुए सामाजिक सहयोग और सामंजस्य का महत्व सीखता है। व्यक्ति क्या करता है, समाज में रहते हुए सामाजिक सहयोग और सामंजस्य का महत्व सीखता है। वह यह समझता है कि एक साथ काम करके बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। और सहिष्णुता का विकास, समाज में विभिन्न मतों, संस्कृतियों, धर्मों और जीवन शैलियों के लोग रहते हैं। समाज में क्या विभिन्न मतों, संस्कृतियों, धर्मों और जीवन शैलियों के लोग रहते हैं। इस विविधता के कारण व्यक्ति सहिष्णुता, दूसरों के विचारों का सम्मान करने और साथ मिलकर कार्य करने का महत्व सीखता है। तो हमने देखा समाज की बात कि समाज की केंद्रीय भूमिका के क्या कारण है। पहला, दूसरे समाजीकरण की प्रक्रिया समाज से शुरू होती है, जो समाज के संपर्क में लंबे समय तक रहता है व्यक्ति। परिवार और मित्र मंडली का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है व्यक्ति पर। विविध प्रकार के मूल्य सीखता है समाज से। सामाजिक प्रतिष्ठा, आलोचना से बचना और सामाजिक सहयोग सीखता है। सहिष्णुता का विकास समाज के अंदर ही होता है। समाज में मूल्य निर्माण की विधियां और अभिकरण की बात करें, समाज में मूल्य निर्माण की विधियां और अभिकरण कौन कौन से हैं। तो समाज में मूल्य निर्माण विभिन्न औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक माध्यमों से होता है। समाज में क्या मूल्य निर्माण विभिन्न अनौपचारिक और औपचारिक माध्यमों से होता है। जैसे हमारा होता है धर्म, जिसे रिलीजन कहते हैं, तो धार्मिक संस्थाएं, विश्वास प्रणालियाँ, जैसे जो नैतिक मूल्य, जैसे हमारी दया, ईमानदारी, न्याय, परोपकार, इनका एक मजबूत स्रोत होती है। क्या जो हमारे धार्मिक संस्थाएं और विश्वास प्रणालियाँ क्या होती हैं, बहुत सारे नैतिक मूल्यों का एक मजबूत स्रोत होती है और व्यक्ति के आचरण को ये निर्देशित करती है कि व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। फिर सामाजिक नेतृत्व, तो समुदाय के नेता, प्रभावशाली व्यक्ति और समाज सुधारक अपने आचरण और विचारों से मूल्यों को आकार देते हैं। क्या समुदाय के नेता, प्रभावशाली व्यक्ति और समाज सुधारक क्या करते हैं, अपने आचरण और विचारों से मूल्यों को आकार देते हैं, जिसे हम सामाजिक नेतृत्व कहते हैं। तीसरा आता है स्थानीय समुदाय। क्या था, स्थानीय समुदाय की बात करें तब पड़ोस, गांव, शहर के विभिन्न जो विशिष्ट रीति रिवाज, परंपराएं और साझा मान्यताएं व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। जो हमारे पड़ोस में कौन है, गांव किस गांव में है, शहर, तो इनके जो विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं और साझा मान्यताएं होती हैं, ये क्या है व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करती है। फिर मीडिया, टेलीविज़न, फिल्में, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे हमारे जनसंचार माध्यम विचारों, जीवन शैलियों और मूल्यों को प्रसारित करते हैं। क्या है, हमारे टेलीविज़न, फिल्में, समाचार पत्र, इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है, जैसे हमारे जनसंचार माध्यम है, ये विचारों को, जीवन शैलियों को और मूल्यों को प्रसारित करते हैं, जिससे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनको देख देख कर व्यक्ति कई सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य दोनों ही सीखते हैं। फिर सामाजिक रीति रिवाज, जो हमारे सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की बात करें तो समाज में प्रचलित जो रीति रिवाज, उत्सव, समारोह और परंपराएं, जैसे हमारे विवाह और अंतिम संस्कार होते हैं,
ये हमारे सामूहिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे सामूहिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करते हैं। फिर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आर्थिक प्रणाली, जैसे हमारे पूंजीवाद और समाजवाद होती है, तो आर्थिक प्रणाली और उसमें व्यक्ति की भूमिका, जैसे हमारे उद्यमी होते हैं, मजदूर होते हैं, ये भी क्या मूल्यों का आकार देते हैं। जैसे कैसे मूल्य? प्रतिस्पर्धा का मूल्य, सहयोग, बचत, उपभोक्तावाद। तो इस प्रकार के मूल्य को विकसित करती है कौन? अर्थव्यवस्था। राजनीति की बात करें, पॉलिटिक्स की, तो राजनीतिक व्यवस्था जैसे हमारा लोकतंत्र, अधिनायकवाद, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, कानून और सार्वजनिक नीतियाँ नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और नैतिक अपेक्षाओं को निर्धारित करती है। फिर बात करें सोशल सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की, तो गैर सरकारी संगठन जैसे हमारे NGO होते हैं, स्वयंसेवी समूह, श्रमिक संघ और अन्य जो हमारे नागरिक संगठन होते हैं, ये विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाकर और विशेष मूल्य जैसे हमारे मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, इनको बढ़ावा देकर मूल्य निर्माण में योगदान देते हैं। तो इस तरह हमने 8 टूल्स देखे जिनके माध्यम से समाज में, व्यक्ति में मूल्य निर्माण होता है। जैसे हमारा धर्म, सामाजिक नेतृत्व, स्थानीय समुदाय, मीडिया, सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सिविल सोसाइटी। अब देखेंगे हम मूल्य निर्माण में समाज के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। हालांकि समाज मूल्य निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां और कई कमियां भी होती हैं। जैसे नकारात्मक मूल्य को सीखना, समाज से व्यक्ति के कई प्रकार के नकारात्मक मूल्य भी सीख लेता है। क्यों? अनचाहे में भी ऐसे मूल्य सीखे जा सकते हैं जो समाज के अंदर हों, जो नकारात्मक हो, जो हमारे अक्सर पूर्वाग्रह, अज्ञानता और शक्ति संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे सांप्रदायिकता, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, हिंसा, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, उपभोक्तावाद, अपराधीकरण। तो इस प्रकार के मूल्य हैं जो व्यक्ति क्या समाज से सीख लेता है। ये नकारात्मक मूल्य हैं। फिर विरोधाभासी मूल्यों का टकराव। ये विरोधाभासी जो मूल्य होते हैं उनके टकराव की बात करें तो समाज में अलग अलग समूहों, संस्कृतियों और उप संस्कृतियों के अलग अलग मूल्य होते हैं। क्या समाज में जैसे जैसे अलग अलग समूह होते हैं, संस्कृतियाँ होती है और उप संस्कृतियाँ होती है, तो इनके अलग अलग मूल्य होते हैं जो क्या आपस में विरोधाभासी हो सकते हैं। यह व्यक्ति के लिए नैतिक दुविधा पैदा कर सकता है और उसे यह तय करने में मुश्किल हो सकती है कि वो किन मूल्यों का पालन करे। उदाहरण के लिए देखें, एक ओर तो आधुनिकता और व्यक्तिवाद का प्रसार, दूसरी ओर रूढ़िवादी और सामूहिक मूल्यों का दबाव। तो ये क्या करते हैं? विरोधाभासी मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के अंदर क्या है, दुविधा पैदा कर सकते हैं। फिर सामाजिक नेताओं का आदर्श चरित्र का अभाव। समाज में क्या सभी सामाजिक नेता चाहे वे राजनीतिक, धार्मिक या सामुदायिक हो, आदर्श चरित्र वाले नहीं होते। यदि नेता स्वयं अनैतिक व्यवहार करते हैं तो वे उन मूल्यों को कमजोर करते हैं जिन्हें वे बढ़ावा देने का वादा करते हैं और जनता के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि समाज में मूल्य निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं आती है। पहली बात तो नकारात्मक मूल्यों का सीखना समाज से, फिर विरोधाभासी मूल्यों का टकराव और फिर सामाजिक नेताओं का आदर्श चरित्र न होना। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने मूल्य के बारे में देखा, मूल्य की विशेषताएं, मूल्य के प्रकार, मूल्य के स्रोत देखे जिसमें हमने शिक्षण संस्थाएं देखी, परिवार देखा और समाज को देखा और इनके बारे में सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।